पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन कर दिया गया था? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विभाग परिषद की स्थापना की गई थी? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? चार्टर एक्ट 1853। यानी प्रशासनिक बंगाल के जो राजलेख के प्रशासनिक कार्य थे उनके लिए क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई और विधि निर्माण के लिए केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया गया और गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का विभाजन कर दिया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ था और इनमें भारतीयों के लिए भी खोला गया था। यानी प्रतियोगी परीक्षा में अब कौन भारतीय भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, इससे भारतीयों के लिए भी खोला गया था। इस संदर्भ में 1854 में एक समिति बनाई गई थी जिस समिति का क्या नाम था? मैकाले समिति। भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी आरंभ कब किया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार स्थानीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी आरंभ किया गया था। इसके बाद किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों से भारत में की जाने वाली भारतीय नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली थी? यानी किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्या करती थी? नियुक्ति करती थी। ठीक है, उसकी शक्ति अब वापस ले ली गई ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों से, यानी जो उसके निर्देशक थे उसके डायरेक्टर से उनसे भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली थी। किस अधिनियम के द्वारा? 1853 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया? 1853 के द्वारा। भारतीय शासन अधिनियम 1858। ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया? 1858। 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? एक्ट फॉर द बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अधिनियम पारित किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया था और उसको ताज के अधीन कर दिया गया था? भारत अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वाइसराय कहा जाने लगा। भारत में प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? कैनिंग। ठीक है, कैनिंग था। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इसके साथ समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया था? भारत के राज्य सचिव को दे दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा निर्देशन मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया था? निर्देशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम के द्वारा। निर्देशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए
उपबंध किया गया था। यानी भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्य की परिषद बनाई गई? 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया? यानी जो गवर्नर जनरल है वो भारत के सचिव की आज्ञा अनुसार कार्य करेगा। 1858। भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? उत्तरदायी होने का यानी वह ब्रिटिश मंडल का सदस्य होना, यानी वो ब्रिटिश मंडल का क्या था? सदस्य था, इसलिए वो उत्तरदायी था। भारत परिषद अधिनियम 1861 आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? यानी आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी इसमें क्या किया गया था? प्रतिनिधित्व किया गया था, लोगों को चुना जाने लगा था। आरंभ कौन से अधिनियम के द्वारा? 1861 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया? यानी किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को भी क्या कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया? 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। आपातकाल में क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको दे दी गई? वायसराय को दे दी गई। किस अधिनियम द्वारा मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? यानी पहले इनकी विधायी शक्तियां छीन ली गई थी, उसको भी क्या किया गया? विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई 1861 के द्वारा। किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को भी कल्पना की गई? यानी किस अधिनियम के द्वारा विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई? यानी शक्तियों का यहाँ पर विभाजन होने लगा विधायी निर्माण में 1861 में। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। किसके तहत? लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की, यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की? कानून बनाने की शक्ति, ठीक है, 1861 में कैनिंग ने की। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्य की संख्या का उपवन? न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। यानी वायसराय की कार्यपालिका विधि निर्माण के लिए जो अधिकतम जो सदस्य थे उसमें न्यूनतम कितने? 6, अधिकतम 12। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकतम सदस्यों का कार्यकाल कितना था? वायसराय की कार्यपालिका परिषद में अधिकतम जो सदस्य थे उनका कार्यकाल कितना था? 2 साल था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधायी परिषद, यानी प्रांत किस प्रांत में विधायी परिषद स्थापित की गई? बंगाल में, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, बंगाल में, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में और पंजाब में। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया? यानी विधि जो सदस्य था वायसराय की कार्यपालिका परिषद में विधि सदस्य को 5वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वायसराय को परिषद के संचालन हेतु नियम और आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? वायसराय की परिषद को संचालन हेतु नियमों और आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? 1861। वह अधिनियम जिसमें भविष्य के प्रतिनिधित्व सरकार के शुभारंभ का प्रथम
प्रयास था। यानी भविष्य में जो सरकार का जो प्रतिनिधित्व था उसका शुभारंभ किसमें हुआ? 1861। वायसराय को अपनी परिषद के सदस्य में कार्य विभाजन, पोर्टफोलियो व विभागों का बंटवारा किस अधिनियम के द्वारा? 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों की संख्या थी। प्रशासनिक सेवाओं में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 3 थी। प्रशासनिक सेवाओं में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी। किस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रांत की विधान सभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया? यानी मद्रास और बंबई के प्रांतों में विधि निर्माण हेतु सशक्त किया 1861। 1892 में क्या हुआ? केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के लिए मनोनीत का अधिकार दिया गया। यानी पहले तो सदस्य थे ही, उसके अतिरिक्त सदस्य भी मनोनीत कर सकता है। कौन? वायसराय। किस अधिनियम के द्वारा? 1892। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अधिकतम सदस्य कितने थे? अतिरिक्त जो सदस्य थे वो कितने थे? न्यूनतम 10, अधिकतम 16। और बंबई और मद्रास की परिषद में गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किए जाने वाली अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। अधिकतम जो संख्या उनकी थी वो कितनी निर्धारित की गई? वैसे 8, कम से कम 8, अधिकतम 20। बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? अधिकतम 20। अधिकतम 20। केंद्रीय विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों का निर्धारण, यानी केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त जो सदस्य थे उनका कार्यकाल कितना था? 2 वर्ष। और परमानेंट सदस्य थे उनका कार्यकाल कितना था? 2 वर्ष। उनका भी 2 वर्ष। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई? परोक्ष। ठीक है, ऐसी परोक्ष नीति। प्रत्यक्ष, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं पूछताछ का अधिकार दिया गया? यानी बहस करने और प्रांतों दोनों में, केंद्रीय और प्रांतों में दोनों में विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा? 1892 के अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया केंद्रीय और प्रांतों विधान परिषद के सदस्यों को। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण हेतु प्रांतीय व्यवस्था सभाओं के लिए अनिवार्य था गवर्नर जनरल यानी वायसराय की स्वीकृति। आपातकाल और विशेष आपातकाल की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापित सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण यानी आपातकाल और विशेष विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम। यानी आपातकाल और जब विशेष आवश्यकता हो तो गवर्नर जनरल जो वायसराय था वो क्या कर सकता था? विधि निर्माण कर सकता था। 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था। प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का कैसे किया जाता था? विद्यालयों से, नगर पालिका से, जिला परिषद से और
व्यापार संघ से, जमींदारों से, आदि से की सिफारिश पर, इन सब की सिफारिश पर अप्रत्यक्ष होता था अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव। ठीक है, कैसे विद्यालय, नगर पालिका। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार, यानी प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर। केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार, प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभा केंद्र और प्रांत के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, यानी पूरक और तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। पूरक और तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। 1892 के अधिनियम के द्वारा स्थापित व्यवस्थापित सभाओं की वास्तविक स्थिति थी, यानी जो व्यवस्थापिका सभाओं की जो वास्तविक स्थिति कैसी थी, परामर्शदात्री परिषद जैसी, यानी वो केवल परामर्श दे सकती थी। 1892 के अधीन अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेता कौन थे? नेता के नेतृत्व करता थे, यानी नरम दलीय नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1892 के अधिनियम की क्या किया था? आलोचना की थी। 1892 के अधिनियम के द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय कांग्रेस के नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी इसका पूरा, यानी सुधारों का पूर्ण लाभ उठाइए, सारे पूर्ण लाभ का सुझाव किसने दिया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख नेता थे। केंद्रीय परिषद के सदस्य में केंद्रीय परिषद था, उसके सदस्य बनने वाले प्रमुख नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन ये क्या नहीं कर सकते थे? पूरक प्रश्न और तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। 1892 का जो अधिनियम था उसमें 1919 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम को अन्य नाम से जाना जाता है, मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 किस वर्ष लागू हुआ था? जनवरी 1910 में लागू हुआ था। 1919 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 60 कर दिया गया था। और 1919 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 69 थी। कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 69 थी। किस अधिनियम द्वारा मुस्लिम के लिए पृथक समुदाय प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू किया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला देने वाला अधिनियम कौन सा था? 1919। मिंटो ने मुस्लिम को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधा प्रदान की? पृथक निर्वाचन। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता कौन था? मिंटो। भारतीय सचिव मोर्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचन मंडल की सिफारिश की? मिश्र निर्वाचन मंडल। मिश्र यानी भारतीय सचिव जो मोर्ले था, मोर्ले जो सचिव बन के आया था, उसने क्या किया था? निर्वाचन मंडल की सिफारिश, कौन सी निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी? मिश्र निर्वाचन मंडल की। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया। विधि निर्मात्री परिषद थी,
उसका नाम क्या रखा गया? व्यवस्थापिका सभा रखा गया। 1919 सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी सुधारों की जो प्रकृति थी तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने वाला, यानी इनने रिपोर्ट दी थी मिंटो की नियुक्ति की समिति। कौन थे वो? अरुंडेल, E.T. अरुंडेल। ठीक है। भारतीय परिषद 1919 के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन नियुक्त किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था। केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा थी, यानी विधि निर्मात्री सभा को व्यवस्थापिका सभा कह दिया गया कि व्यवस्था और शक्ति के विस्तार का अधिनियम। व्यवस्थापिका सभा की शक्ति का विस्तार कर दिया गया केंद्र में और प्रांत में। 1919 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में सदस्यों के संदर्भ में बनाई जाने वाली अधिनियम के लिए क्या आवश्यक था? केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में सदस्यों के संदर्भ में बनाई जाने वाले अधिनियम के लिए क्या आवश्यकता? सपरिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना, यानी जो भारत सचिव था उसकी स्वीकृति बहुत ज्यादा जरूरी थी। 1919 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र की कितनी श्रेणियां थी? यानी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र की कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी? 3। कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र की कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया? 3 श्रेणियों में विभाजन किया गया। विधायी परिषद में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा? यानी जो 1892 था, 1892 का जो अधिनियम था उसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकती थी, लेकिन 1919 में क्या पूरक प्रश्न भी पूछे जाने लगे। विधायी परिषद में लोकहित के विषय को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम। लोकहित के विषय में क्या कर सकते हैं? अधिकार देने वाला अधिकार। लोकहित का विषय अधिकार देने वाला विषय किसमें? 1919। भारतीय शासन अधिनियम 1919, यानी जो 1909 में लोकहित के विषय में 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री क्या थी? मोंटे-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, यानी मोंटे-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्योंकि यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था। 1914 से 1918 के बीच में युद्ध चला था, उसके बाद ये आया था मोंटे-चेम्सफोर्ड। तो इसमें क्या किया गया था? 1919 एक उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था करने का अधिकार इसका उद्देश्य था। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था, यानी क्या चीज समावेश था? अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांत, यानी इसमें अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांत इसी में आधारित थे। ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम
ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया था? दिसंबर 1919 में। और भारत लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1921 को लागू हुआ, दिसंबर 1919 में पारित हुआ ब्रिटिश संसद में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया गया था? यानी किस प्रणाली को अपनाया गया था उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए? द्वैध शासन, यानी द्वैध शासन को अपनाया गया था। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया जाने लगा? 2 भागों में, आरक्षित और स्थानांतरित विषय। 2 तरह के विषय। स्थानांतरित विषय पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? मंत्रियों की सलाह पर। और आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? कार्यकारी परिषद की सलाह पर। आरक्षित विषय पर कार्यकारी परिषद और हस्तांतरित विषय पर मंत्री परिषद की सलाह पर। पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय व प्रांतीय विषय में विभाजन किया गया? केंद्रीय और प्रांतीय विषय में पहली बार विभाजन किया गया 1919। यानी यहाँ पे 2 तरह के विषय बना दिए गए। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किए गए। यानी केंद्रीय और प्रांतीय में क्या हुआ? शक्ति का विभाजन हुआ न्याय गमन नियमों के अनुसार, जिससे न्याय के अच्छी तरह होता रहे। भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तन करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला एकात्मक से संघात्मक की ओर हम गए हैं। तो ये पृष्ठभूमि करने वाला कौन सा अधिनियम था? 1919। 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकार के लिए मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत किसका होता था? यानी अगर केंद्र और प्रांत के बीच कोई विवाद हो गया तो उसमें किसका मत पहले रखा जाता था? केंद्र का। 1919 के अधिनियम का झुकाव किसकी तरफ था? संघात्मक सरकार की ओर। किसकी तरफ? संघात्मक सरकार। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण मत का निर्णय अंतिम था? यानी किसका निर्णय अंतिम माना जाता था? यहाँ पे गवर्नर का निर्णय अंतिम माना जाता था। गवर्नर ने जो कह दिया वो कह दिया। भारत सरकार भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी? 9 प्रांतों में। 9 प्रांतों में क्या हो गया? द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषद किस प्रकार की थी? ये जो विधान परिषद थी वो कैसी थी? एक सदनीय विधान परिषद थी। विधान परिषद कैसी थी? एक सदनीय। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषद के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी? 1919। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्याख्या किन वर्गों के लिए तैयार की गई थी? सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन के लिए। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्याख्या सिख, ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो भारतीय के लिए की गई थी। इसके बाद 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषद में दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई मनोनयन द्वारा। यानी
दलित और श्रमिक मनोनयन द्वारा। 1919 में प्रांतीय विधान परिषद सभा की निर्वाचन हेतु मत की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा निर्धारित की गई? अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग, अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग निर्वाचन मत इस प्रकार है। प्रांतीय विधान परिषद को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडलों को 1919 किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल की समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया? 1919 भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 3 साल। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने या भंग करने का अधिकार किसके पास था? गवर्नर के पास था। किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? पंजाब। द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक किस प्रांत में? पंजाब प्रांत में। मंत्री गवर्नर के प्रसार पर्यंत पर ही कार्य करेंगे। मंत्री गवर्नर के प्रसार पर्यंत कार्य कर सकेगा। यह व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा? 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी? यानी गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन इसमें वांछित शर्त क्या लगाई गई थी? वायसराय की अनुमति। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई? यानी केंद्र में प्रथम बार द्वैध शासन 1919 वह अधिनियम जिसके अंतर्गत प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई, यानी राज्यसभा भी स्थापित की गई 1919। 1919 के अधिनियम द्वारा राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया। राज्यसभा का कार्यकाल क्या किया गया? निश्चित 5 वर्ष। 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है? कर वृद्धि, विशेष सभी प्रस्ताव, आर्थिक बिल। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई, यानी सचिव की परिषद है वो पुनर्निर्धारित की गई। कितनी? 8 और अधिकतम 12। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई 3, 2 से बढ़ाकर 3 की गई। 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर